चलो शुरू करते हैं क्लास। कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था पाइथन के बारे में कि मशीन लर्निंग में हम पाइथन को यूज़ करते हैं और किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ करनी होती हैं। ठीक है, कुछ लाइब्रेरी की बात करी थी हमने, जैसे पांडाज लाइब्रेरी में हमारे पास डेटा फ्रेम और सीरीज़ की बात करी थी। ठीक है, तो सीरीज़ तो वन डायमेंशन है। बेसिकली हमारे पास जो डेटा होता है, डेटा सेट बनेगा हमारे पास, वो मोस्टली मल्टी डायमेंशन या टू डायमेंशन होगा। तो आपको थोड़ा सा जो है डेटा फ्रेम पे हम कैसे काम करेंगे, हमने बात करी थी कि CSV फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में हमारे पास डेटा होगा, उस पे हम किस तरीके से काम करते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि भाई पांडाज जो है एक लाइब्रेरी है जिसमें दो डेटा स्ट्रक्चर होती हैं, एक सीरीज़ और एक जो है डेटा फ्रेम। सीरीज़ वन डायमेंशनल होती है और उसमें होमोजीनियस डेटा रहता है, जबकि हमारे पास जो डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम हमारे पास टू डायमेंशन है। तो हम थोड़ा सा डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने डेटा सेट देखेंगे, उन पे काम करेंगे। ठीक है, तो देखो डेटा फ्रेम क्या है। डेटा फ्रेम एक डेटा स्ट्रक्चर है टू डायमेंशन। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ DF मतलब डेटा फ्रेम इज ए टू डायमेंशन 2D डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये कौन सी लाइब्रेरी में होती है? पांडाज लाइब्रेरी में। डेटा फ्रेम इज ए डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन पांडाज लाइब्रेरी। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे पास डेटा होता है वो हम किसी भी टाइप का रख सकते हैं। जैसे सीरीज होती है उसमें होमोजीनियस होता है, इसमें हेट्रोजेनियस होता है। तो ये एक हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है, हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर जो डेटा होगा वो हमारे पास टेबल या एक्सेल की फाइल होती हैं, जैसे उस तरह से होता है। इट जस्ट लाइक एज ए टेबल और स्प्रेडशीट। ठीक है, तो इसके अंदर जो रो होंगी हमारे पास या कॉलम होंगे, रो और कॉलम हम यूज करते हैं। टू डायमेंशन में कितनी रो और कितने कॉलम हो सकते हैं? अगर हम 2D डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें रो और कॉलम होंगी। कितनी रो हो सकती हैं, कितने कॉलम हो सकते हैं? यस, सर 2 रो हो सकती है। और अच्छा, 2 ही n इंटू n होता है सर। तो फिर 2 क्यों बोल रहे हो? वो सर गलती से बोल दिया, n इंटू n बोल रहा था वो। भाई हमारे पास टेबल है, टेबल में कितनी भी रो कितने भी कॉलम बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास इसका जो साइज होगा, जो साइज है वो हमारे पास n इंटू n का हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास साइज है, साइज म्यूटेबल आपको बताया था। तो साइज ऑफ डेटा फ्रेम इज म्यूटेबल। जो हमने कल बात करी थी कि डेटा सेट है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ डेटा है, तो वो डेटा सेट बेसिकली डेटा फ्रेम ही समझो आप। ठीक है, जो हमारे पास डेटा सेट होता है, डेटा हमारे पास टू डायमेंशन में ही होता है, किसी भी तरह का डेटा हो सकता है। तो अभी हम टेबल की फॉर्म वाला अगर कोई डेटा है, ठीक है, तो वो डेटा फ्रेम कहलाएगा। पाइथन में उसको डेटा फ्रेम बोलते हैं। इसका साइज म्यूटेबल होता है और जो वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ भी म्यूटेबल होती हैं।
ऑफ df also mutable। ठीक है। आप इसके अंदर डिफरेंट टाइप की वैल्यू, क्योंकि हेट्रोजीनियस है तो किसी भी टाइप की वैल्यू आप इसमें स्टोर करा सकते हो, डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं आपके पास, प्लस माइनस इनटू, उन वैल्यूज़ पे, कॉलम पे, रो पे आप अप्लाई कर सकते हो। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स can be performed on rows and columns। ठीक है, तो ये तो होगी बेसिक चीज़ें, मतलब डेटा फ्रेम क्या होता है हमारे पास। अब हम समझेंगे, पहले अपने से बना के देखेंगे एक डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा सेट तो हम ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया हो जाए कि किस तरह से होता है, क्या होता है, तो हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। बेसिकली आप ये समझ सकते हो, इसको नोट भी करते रहो साथ में, कि जितने भी हमारे पास एक्सेल में जो भी डेटा हमारे पास रखा होता है वो सब डेटा फ्रेम ही है। ठीक है, हमारे पास एसक्यूएल में जो टेबल बनाते हैं वो सब उसमें डेटा होता है, वो सब डेटा फ्रेम है। तो आपको अगर डेटा फ्रेम पे काम करना है तो आप एसक्यूएल की कोई टेबल उठा सकते हो, एक्सेल की कोई फाइल उठा सकते हो। ठीक है, नॉर्मली जब हम यहाँ पे काम करेंगे तो हम अपनी फ़ाइल को CSV फॉर्मेट में कर लेते हैं, क्योंकि CSV फॉर्मेट जो है वो इजीली कन्वर्टेबल हो जाता है, उसको इजीली हम रीड कर लेते हैं पाइथन में। पाइथन की जो ये पांडाज लाइब्रेरी है उसके अंदर CSV फाइल को रीड करने के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो उन फंक्शन मेथड्स की हेल्प से जो है हम उसको इजीली रीड कर लेंगे और फिर रीड करने के बाद उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो सब उसी के अकॉर्डिंग है। तो मतलब आपके पास एसक्यूएल की भी टेबल होगी, उसको भी हम एक्सेल में रख सकते हैं। एक्सेल की फ़ाइल को अगर CSV में कर देते हैं, उसको अगर हम ओपन करते हैं फिर नोटपैड में, तो हमारे पास उसी तरह की बन जाती है और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं हम किस तरह से फ़ाइल बनाएंगे। तो या तो आप फाइल बना सकते हो किसी नोटपैड पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर देखो समझते हैं। मान लीजिए हमने लिखा एक ID कोमा नेम कोमा एज। यहाँ पे ID लिख दी 101, नेम लिख दिया राम, एज लिख दी 22, 102 राज, 25, 103 सैम, 23, 104 जोन। फिर आप नोटपैड में लिख रहे हैं? हाँ बेटा। ठीक है, ये हमने एक फाइल लिखी, कोमा लगाया हुआ है इसमें, जो हमारे पास कोमा सेपरेटेड फाइल इस तरह से बनाई जाती है। नोटपैड पे हमने बना ली यहाँ पे, और इस फाइल को हमने जो है कोमा से वैल्यू को सेपरेट किया है। तो जो हमारे पास एक रो होगी उसकी वैल्यू कोमा से सेपरेट होगी, और जब हमारे पास रो चेंज होंगी तो हमें एंटर करना होता है। अब इस फाइल को आप सेव कर देते हैं। देखो सेव कहाँ पे करना। ठीक है, वैसे तो करने को कहीं पे भी कर दो, नॉर्मली देख रहे, लेकिन अभी हम जो है पाइथन में वर्क करेंगे। आपने अगर इंस्टॉल कर ली होगी पाइथन, ठीक है, तो पाइथन इंस्टॉल करने पे मैंने आपको बताया था आप एक आइडियल इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, नॉर्मल आइडियल तो हो जाता है, python.org से डाउनलोड करोगे तो वहाँ से आइडियल आ जाएगा आपके पास। उसके साथ आपको कुछ जो है पैकेज, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी पांडाज की, नमपाई की, मैटप्लोटलिब की। ठीक है, तो पहले पांडाज ज़रूरी है हमारे पास, हमें उस पर काम करना, थोड़ा सा सीखना है, तो पांडाज आप इंस्टॉल कर लेंगे वहाँ पे। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगा। अभी हम यहाँ पे ये CSV फाइल है, इसको कैसे सेव करेंगे, कहाँ पे सेव करनी, ये समझने के लिए थोड़ा सा ये समझ लेते हैं इसके बारे में। एक .org है, 3.10 वाला इसका वर्जन है।
ठीक है, आप 3.10 की जगह अगर 3.9 वाला हो वो भी डाउनलोड कर सकते हो, उस पर भी चल जाएंगे। 10 का करना हो 10 का, तो यहाँ से ही जो है डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करेंगे, वो सेटअप आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये अभी अक्टूबर में लॉन्च हुआ था 3.10 वाला वर्जन, ठीक है। और जो है हर साल इसके आप देख रहे हैं नए वर्जन आते रहते हैं, 18, 19, 20, 21 में सब आ रहे हैं, 3 पॉइंट वाले ही चल रहे हैं। तो यहाँ से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जैसे अभी हमने यहाँ पे आइडियल लिखा है, तो ये आइडियल आपके पास आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी हमें फ़ाइल बनानी है, नई फ़ाइल हमें क्रिएट करनी, तो हम न्यू फाइल पर जाते हैं। कल आपको बताया था, जैसे आपको नॉर्मली मैंने यहाँ पे प्रिंट लिख दिया और प्रिंट में हेलो लिख दिया। ये सब पाइथन की चीज़ें, जब आप इसको सेव करते हैं, ठीक है, तो .py से हमें एक फ़ाइल को सेव करना होता है। हमें पहले ये देखना कि हमारे पास फ़ाइल कहाँ पे सेव हो रही है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये फ़ाइल अपने आप सेव होगी पाइथन में, ठीक है। ये इसका पाथ रहेगा। ये आपको देखो, जैसे मान लिया हमने इसका नाम रख दिया 12.py, अपने आप ही वो लगा देगा। यहाँ से आप रन करा देंगे, ठीक है। जब भी आप किसी भी फाइल को रन कराते हैं तो यहाँ पे एक ये कमांड आती है रीस्टार्ट, और ये पूरा पाथ लिखा होता है उस फाइल का, और फिर उसके बाद आउटपुट, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइल का पाथ है। तो इस पाथ को अगर आप कॉपी करेंगे तो यहाँ पे ही हमारे पास सारी फाइलें जो भी हम पाइथन में बना रहे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जाके सेव हो रही हैं। तो फाइल एक्सप्लोरर में आप यही वाला पाथ यहाँ पे कर देंगे तो हम इस फोल्डर में आ गए यहाँ पे, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास जो है जितनी भी फाइलें होती हैं पाइथन की, वो सब यहाँ पे आकर बाय डिफ़ॉल्ट सेव होती हैं। इसके अंदर एक स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर होता है, जिसके अंदर हमारे पास जैसे हमने पाइथन है, जुपिटर है हमारे पास, ठीक है, जो हमने कल इंस्टॉल करे थे एनाकोंडा वगैरह के भी, ये भी सब इसके अंदर ही हमारे पास है। यहाँ पे इसके अंदर एक पिप नाम की एक कमांड होती है, pip.exe। इस कमांड से क्या होता है कि आप नए पैकेज जो है या लाइब्रेरी जो है इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन को इंस्टॉल करोगे तो उसमें हमारे पास केवल पाइथन की बेसिक चीज़ें होंगी, पांडास, नमपाई या कोई और लाइब्रेरी नहीं होगी। तो अगर हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है तो इंस्टॉल करने के लिए हमें जो है कमांड cmd पे कमांड देनी पड़ती है, ये पिप वाली कमांड, ठीक है। तो आप cmd ओपन करते हैं। cmd ओपन करने के बाद जो ये पाथ है हमारे पास स्क्रिप्ट का, इस वाले पाथ पे मूव करना होता है हमें। तो cd लिख के हम इस पाथ पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे पिप वाली कमांड देंगे, पाइथन इंस्टॉलर पैकेजेस होते हैं ये, ठीक है। पिप के बाद इंस्टॉल लिखेंगे, जो भी हमें पैकेज इंस्टॉल करना होता है उस पैकेज का नाम लिख देंगे। जैसे हमने पांडाज करना तो पांडाज, नमपाई करना तो नमपाई, मैटप्लोटलिब करना तो मैटप्लोटलिब, या जो भी पैकेज हमें इंस्टॉल करना उसका नाम लिख देंगे और एंटर करेंगे। वो पैकेज जो है डाउनलोड हो जाएगा और यहीं से इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप ही, आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अभी हमारे सिस्टम में सब में इंस्टॉल है, जिसके में नहीं है इंस्टॉल तो वो इस प्रोसेस से जो है इंस्टॉल कर सकता है। अब जैसे जब इंस्टॉल हो जाते हैं आपके पास, तो आप अगर जैसे यहाँ पे इंपोर्ट में कुछ भी ऐसे ही लिख दोगे तो एरर आएगी कि वो है ही नहीं यहाँ पे मॉड्यूल वगैरह कुछ भी। लेकिन आप यहाँ पे इंपोर्ट पांडाज लिखोगे तो आपके पास एरर नहीं आएगी, आपके पास प्रॉम्प्ट ही आ जाएगा। इसका मतलब वो पांडाज को जानता है, समझता है, इसका इंटरप्रेटर, इसके अंदर वो इंस्टॉल है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये इंस्टॉल करना होगा, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहता वो। एनाकोंडा करोगे तो उसमें तो आ जाएगा सारी चीज़ें ही, ठीक है। तो उसमें पांडास वगैरह पहले से ही आ जाते हैं। तो अगर जो हमारे पास ये नॉर्मल हम पाइथन करते हैं, ठीक है, तो आइडियल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, हमें अलग से करना होता है, ठीक है। तो देखो भाई, अब हमारे पास क्या होगा इसमें, ये किस तरह से हम यहाँ पे जो है इसको यूज़ करेंगे, मतलब डेटा फ्रेम को, वो समझते हैं। जैसे हमने ये फाइल बनाई है एक,
ठीक है। इस सर फाइल अगर पांडास है जैसे पहले हाँ से, तब भी ये लिखना पड़ेगा नहीं इंपोर्ट बेटा, पांडास? फिर हाँ इम्पोर्ट पांडास तो अब यहाँ पे लिखना ना, अपने प्रोग्राम में लिखेंगे, वो तो चेक ठीक करने है के लिए वहाँ पे कि है या नहीं। सर। जो और इससे पहले जो आपने लिखा था ना नोटपैड में, आप उसको बता रहे थे कि सेव करना है, उसको कहाँ पे हाँ हमने सेव किया था? देखो, अभी हमने सेव नहीं किया, अब हम करेंगे इसको। ठीक है, बेसिकली ठीक है करने सर। को तो कहीं भी कर दो, लेकिन जहाँ पे हम अपनी पाइथन की फाइल बनाएंगे ये वाली, वहीं पे हमारे पास CSV फाइल होनी चाहिए। ठीक है, दोनों एक साथ रहेंगी तो ढूंढने में ज़्यादा वो पाथ वाथ नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नाम से ही कर देंगे। तो इसको सेव कर देते हैं और इसको भी उसी फोल्डर में हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम पाथ डाल देंगे, स्क्रिप्ट वाले में नहीं करेंगे, इस वाले में करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली यूजर्स के अंदर होता है। यूजर, जिस यूजर से आपने लॉगिन किया उसमें जाएंगे, वहाँ पे ऐप डेटा होता है, लोकल होता है, उसके अंदर हमारे पास होता है ये। ठीक है, सी ड्राइव में यूजर, यूजर का नाम, ऐप डेटा, लोकल, प्रोग्राम, ये पाथ होता है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे जाके आपने इस फाइल का नाम रख दिया जैसे abc.csv, ये हमने सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये फाइल जो है आ जाएगी आपके पास abc.csv के नाम से, ये वाली फाइल है। ठीक है, इस फाइल को अगर हम ओपन करेंगे, ये दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल। इसको आप ओपन करेंगे तो ये एक्सेल में ओपन होंगी, और ये एक्सेल में जहाँ पे कोमा लगा हुआ वो सब कॉलम में बन जाएंगे, और जहाँ एंटर लगा हुआ वो रो बन जाएगी। तो देखो इस तरह से ये अपने आप कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो या तो आप जो है नोटपैड में फाइल बनाओ और उसको CSV से ओपन कर लो, तो उसको, इस फाइल को अगर नोटपैड में ओपन करेंगे तो उसी तरह से जैसे यहाँ पे दिख रही इस तरह से आएगी। एक्सेल में ओपन करेंगे तो वो टेबल की फॉर्म में। इसको ही अगर हम ओपन विद नोटपैड करेंगे तो जैसे हमने लिखी थी उसी तरह से हमारे पास शो होगी है। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन विद नोटपैड किया, तो देखो इसी तरह से है। ठीक है, अब देखो अगर मान लिया हमने कोई नई फाइल, अगर हम नोटपैड पे नहीं बना रहे, हमें नहीं समझ में आ रही किस तरह से, हमारे पास ये ज़्यादा डेटा है, तो आप नोटपैड पे ना बना के डायरेक्ट एक्सेल में ही बना लो। ठीक है, और यहाँ से जो है एक्सेल में जैसे हमने लिखा ID, नेम, ठीक है, एज, डिपार्टमेंट, तो 1 2 3 4 ये लिख लिया हमने। अमित, सुमित, मोहित, रोहित, 21 25 26 24। ठीक है, और यहाँ पर डिपार्टमेंट में डाल दिया IT एडमिन, IT। अब ये हमने यहाँ पे बनाई, इसको आप सेव करेंगे जब, तो सेव पे आप यहाँ पर इसका सेव एज टाइप चेंज कर देंगे। तो सेव एज टाइप को आप यहाँ से लेके यहाँ पे CSV होगा उस वो कर देंगे। ये CSV लिखा हुआ है इसमें, देखो CSV के दो हैं, CSV मैकिन्टोश है और MS DOS है। ठीक है, ये CSV के दो टाइप दिए हुए हैं, यही दो। तो आपको MS DOS वाला ही, ये वाला नॉर्मल वाला भी है, तो ये विंडोज़ का ही है, तो ये वाला रखना केवल। ठीक है, CSV वाला। अब कहाँ पे सेव करनी, वहीं उसी लोकेशन पे हमने पहुँच गए हैं हम, यहाँ से लोकेशन उसी पे ले आते हैं। ठीक है, इसका नाम रख दिया हमने ABC1। ठीक है, इसको सेव कर दो CSV से, ओके। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर ये ABC1 पता नहीं बन। चला सर, आपने इसको जैसे नोटपैड में या एक्सेल में बनाने के बाद कहाँ पे सेव किया, वो एक बार और बता दो। बेटा इस वाले फोल्डर में सेव करना है ना, यहाँ पर जहाँ पर पाइथन के प्रोग्राम सेव हो रहे हैं, ये बताया ना आपको, इसीलिए तो करके दिखाया था कि ये वाला जो पाथ है, यहाँ पे हमारे पास पाइथन के प्रोग्राम सेव होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, वैसे तो ठीक हम है कहीं और भी कर सकते हैं, नहीं तो इस पे होते हैं, तो इसी पाथ पे हम वे अपनी फाइल CSV फाइल सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही हमने सेव कर दी है। ठीक है, तो यहीं पे हमारे पास देखो जो कमांड प्रॉम्प्ट में आपने क्या लिखा था सर इंस्टॉल करने के लिए?
उस पर लिखा था बेटा पिप इंस्टॉल और जो है लाइब्रेरी का नाम पांडाज से, जैसे पांडाज लिखना, ठीक है। तो ये हमारे पास ABC1 जो हमने बनाई, अगर इसको भी आप ओपन करेंगे नोटपैड में तो देखो इस तरह से ही बन गया, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप नोटपैड से बनाओ या हम जो है किसी से बना सकते हैं, नोटपैड से बना सकते हैं हम, या हम इससे बना सकते हैं एक्सेल फाइल से, ठीक है। तो ये तो तरीके हो गए कि किस तरह से हम जो है क्रिएट करेंगे अपनी जो है CSV फाइल को। अब CSV एक तरीका तो ये है हमारे पास कि हम CSV जो है फाइल उसको क्रिएट कर लें अलग से, वही हमारे पास डेटा सेट बन गया, ठीक है। डेटा सेट हमें अलग से बनाने की क्या ज़रूरत है हमारे पास, तो वही हमारे पास डेटा सेट जो है वही CSV फाइल है जो हमारे पास, वही हमारा डेटा सेट है, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि आप डेटा सेट पाइथन में ही क्रिएट कर लो, वहीं पे बना लो। और तीसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लो कहीं से, ठीक है, बने हुए कि आपके पास, आपको लिखना छोटा सा है तो यही, ज़्यादा बड़े पे करना तो हमारे पास ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके हैं कि हम किस तरह से यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे समझते हैं पहले डेटा सेट को किस तरह से हमें रीड करना है इसको। तो ये हम CSV फाइल क्यों बनाई, क्योंकि इस फाइल को पाइथन हमारे पास इजीली रीड कर लेता है, ये पांडास। तो इंपोर्ट करेंगे हम पांडास एज जो भी मर्जी वो नाम दे दिया, जैसे PD हमने नाम दे दिया। अब हमारे पास जो डेटा सेट है, कुछ भी नाम दे दो, एक वेरी आइडेंटिफायर ले लिया हमने डेटा सेट के नाम से, और जो ये पांडाज है जिसको हमने PD नाम दिया, इसके अंदर एक मेथड होता है रीड CSV नाम से, ठीक है। इसके अंदर हम वो CSV वाली फाइल का नाम दे देंगे, क्योंकि सेमी फोल्डर में डायरेक्ट नाम दे दो abc.csv, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। अगर आप अब इसको प्रिंट कराओगे डेटा सेट को, तो जो हमारे पास वो एक्सेल में या CSV फाइल थी जो एक्सेल वाली, वो हमारी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हमने रन करा दिया, तो केवल एक लाइन का कोड है। हमने क्या लिखा पांडाज के अंदर कि रीड CSV नाम का जो मेथड है, उस मेथड में हमने पास कर दिया अपनी फाइल का नाम, और हमारे पास वो फाइल यहाँ पे आ गई, ठीक है। इस फाइल में आप देख रहे हैं एक कॉलम ये एक्स्ट्रा बन के आया 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 जो ये कॉलम आया है, ये इंडेक्स होती है, रो की इंडेक्स है। हर रो की एक इंडेक्स होती है, 0 से शुरू होगी। कॉलम की भी इंडेक्स होती है 0 से। कॉलम के अगर हमारे पास नाम है तो उसने नाम ले लिए, अगर नाम नहीं होते तो इंडेक्स ही बना देता वो 0 1 2, ठीक है। जब नाम दिए हुए हैं तो नाम ही बाय डिफ़ॉल्ट जो है, अगर आप इंडेक्स के भी नाम देने चाहें तो नाम दे सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है 0 1 2 3 होते हैं जब नहीं होते। तो इस तरह से हम किसी डेटा सेट को रीड कर सकते हैं। ये हमने एक नॉर्मल सा डेटा सेट देखा, उसको रीड किया, ठीक है। हम कोई डेटा सेट जो है ऑनलाइन भी लेके आते हैं वहाँ से, जैसे कल हम देख रहे थे, ठीक है, वहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ही हमारे पास मशीन लर्निंग के डेटा सेट है यहाँ पर, तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। डेटा प्री प्रोसेसिंग में ही हमारे पास डेटा सेट आएंगे, फिर ये रिग्रेशन, यहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे। देखो ये हमारे पास एक zip फोल्डर डाउनलोड हो गया है, इसको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं।
नीचे तो नहीं कर दिया, यहाँ पे कर दिया। चलो भाई, ये था हमारे पास, ये आर का है, ये पाइथन का, दोनों का पाइथन। ये एक data.csv नाम की फाइल है इसमें। इस फाइल को हम अपने इसी फोल्डर में रख लेते हैं। ठीक है, ये data.csv फाइल है। इस फाइल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो कोई भी इसी तरह से डेटा सेट मतलब बने हुए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल आपको बताया था कि अलग अलग हमारे पास वेबसाइट है, वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसको रन कराया, तो इसके अंदर ये था। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कंट्री, एज, सैलरी, परचेज। ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे पास हैं। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से है। इसको डेटा सेट में मतलब CSV फाइल में जो भी डेटा था वो हमने यहाँ पे रीड कर लिया। तो पहली चीज़ हमने ये देखी है। ठीक है, तो उसके लिए जो है मतलब इस तरह से हम डेटा को रख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ये तीनों लाइन है, इसको नोट कर लो। ये हेडिंग डाल लेना, हाउ टू रीड डेटा सेट इन पाइथन। ठीक है भाई बच्चों, ये तो हो गया हमारे पास कि डेटा सेट हमारे पास पहले से ही बने हुए हैं। तो बने हुए डेटा सेट को हम कैसे रीड करेंगे, अभी हमने केवल रीड करना सीखा है। अगर हमें खुद के डेटा सेट बनाने तो कैसे बनाएंगे, पाइथन में भी बना सकते हैं हम, जैसे एक्सेल में बनाते हैं। एक्सेल तो ये है कि हमारे पास पहले से ही डेटा सेट होंगे, या मतलब डेटाबेस में से हमारे पास डेटा आता है। नॉर्मली डेटा आएगा कहाँ से, डेटाबेस में से आएगा। तो एसक्यूएल से हमारे पास सब डेटा आता है, ओरेकल, एसक्यूएल, उस डेटा को हम उठा के उस पर हमें जो है अपने फंक्शंस लगाने होते हैं, जो भी हमें एल्गोरिथम्स लगानी है। तो अगर हमें खुद के डेटा सेट यहाँ पे क्रिएट करने हैं तो वो कैसे करेंगे पाइथन के अंदर। तो उसके लिए बेटा यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप लिस्ट के थ्रू, टपल के थ्रू, नॉर्मली डिक्शनरी सबसे बेस्ट वे है डेटा सेट बनाने के लिए, क्योंकि डिक्शनरी में 2 डायमेंशनल हमें बनाना है यहाँ पे, तो इजीली हम डिक्शनरी में क्रिएट कर सकते हैं। तो हम डिक्शनरी आपको पता है किस तरह से बनती है, पाइथन में कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का, टपल के लिए स्मॉल ब्रैकेट का, और डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस का। डिक्शनरी में की और वैल्यू 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो जो हमारे पास की होती है वो कॉलम बन जाती है डेटा सेट का हमारे पास, और जो वैल्यू होती हैं वो रो में चली जाती हैं। तो जैसे हम यहाँ पे अभी हमने बनाई थी, एक मान लिया आईडी बनानी है हमें। ठीक है, एक आईडी नाम की की ले ली, और आईडी हमारे पास जैसे 101, 102, 103 और 104 थी। तो ये हमारे पास आईडी बन गई। ठीक है, एक कॉलम क्रिएट हो गया, ये आईडी नाम का कॉलम बन गया, और उसके अंदर इस तरह से ये बन गई। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें बनाना था, नेम बनाना था। तो हमने नेम लिखा, और नेम लिख देते हैं हम क्या क्या नाम हमें देने। तो वो हमने लिख दिया जैसे राम, ठीक है, राज। यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस नहीं लगना, कर्ली ब्रेसिस बाहर ही, ये तो डेटा वैल्यू है, तो ये हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, मतलब एक लिस्ट की फॉर्म में ऐसे।
तो राम, राज, सैम, जॉन, ठीक है, ये हमने कर दिया। और एक तीसरा कॉलम हम बना लेते हैं सैलरी के नाम से। तो यहाँ पे हमने सैलरी रख दी। अगर एक लाइन में आपके पास डेटा ना आए तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लाइन कंटिन्यू हो जाती है। स्पेस देंगे, स्लैश लगाएंगे, फिर स्पेस देके एंटर करेंगे तो वो लाइन कंटिन्यू मानी जाती है। यहाँ पर हमने सैलरी लिख दी 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा सेट एक डिक्शनरी बन गई। इसको अब डेटा सेट में डिक्शनरी को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए डेटा फ्रेम बनाएंगे हम। डेटा फ्रेम के लिए मान लिया हमने एक वेरिएबल ले लिया df इक्वल टू पांडाज से हमें बनाना pd डॉट डेटा फ्रेम नाम का पांडाज में एक हमारे पास मेथड होता है जिसके अंदर हम इस d को पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा। अब इस डेटा सेट को हमें प्रिंट कराना तो हम प्रिंट में df को डाल देंगे, ठीक है। df लिखो, डेटा सेट लिखो, आपकी मर्जी क्या है। नॉर्मली यहाँ पे डेटा फ्रेम बोल रहे तो हम डेटा फ्रेम को df से डिनोट कर रहे, तो देखो इस तरह से क्रिएट हो गया, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से पाइथन में भी डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं जो डेटा वो सेट बनाना हमें डेटा फ्रेम की हेल्प से। कैसे क्रिएट करना, जो हमारे पास डेटा सेट के कॉलम होंगे, कॉलम को हम की बनाएंगे डिक्शनरी की, और जो हमारे पास रो होंगी वो हमारे पास वैल्यूज़ में जाएंगी, ठीक है। की वैल्यू का पेयर होती है डिक्शनरी, तो की वैल्यू के पेयर में वैल्यूज़ मल्टीपल है, मल्टीपल रो हैं, तो एक कॉलम में मल्टीपल रो हैं, उनको हम इस तरह से लिस्ट की फॉर्म में रख देते हैं यहाँ पर। तो आईडी, नेम और सैलरी 3 हमारे पास कॉलम बन के आ जाएंगे और 4 हमारे पास रो बन जाएंगी। रो की बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग 0 1 2 3 है। अगर आपको इंडेक्सिंग चेंज करनी 0 1 2 3 ना करके आप अपनी मर्ज़ी से ABC कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो इंडेक्सिंग अगर बनानी है आपको तो आप बना सकते हैं। एक लिस्ट में इंडेक्सिंग के नाम दे देंगे, मान लिया आपने A B C और D, 4 हमारे पास रो हैं तो 4 इंडेक्सिंग कर दी, और यहाँ पर जो है कोमा लगा के डेटा के बाद हमने इंडेक्सिंग डाल दिया। डेटा फ्रेम में एक सिंगल वैल्यू भी दे सकते हैं आप, सिंगल वैल्यू जो दोगे वो डेटा की वैल्यू मानी जाएगी आपके पास, और अगर 2 वैल्यू दे रहे तो पहली डेटा की, दूसरी इंडेक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। पहले डेटा की वैल्यू होती है, फिर इंडेक्स की वैल्यू होती है। इसको जब हम रन कराएंगे तो हमारे पास अब यहाँ पर 0 1 2 3 की जगह ABCD आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप डेटा फ्रेम में जो वैल्यू पास करते हैं, तो जैसे हम लिख रहे हैं PD डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर एक ही वैल्यू लिख रहे हैं आप, कोई एक सेट दे रहे, तो वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट डेटा रहता है, ठीक है। पहले एक ही दे रहे तो डेटा रहेगा। अगर आप 2 वैल्यू दे रहे तो पहले डेटा आएगा, बाद में इंडेक्स आएगी। ऐसे नहीं होगा कि आपने जो है आई पहले लिख दिया और डी बाद में लिख दिया, तो आपके पास इंडेक्स पहले लिखी गई और ये इंडेक्स को ही डेटा मान लेगा। अब वो हमारे पास इंडेक्स के फॉर्म में तो है नहीं डेटा, ठीक है, उसका फॉर्मेट सही नहीं आएगा तो ये चलेगा नहीं हमारे पास, ठीक है। तो आपको पहले डेटा ही लिखना है, बाद में इंडेक्स लिखनी है। अगर आप जो है इनका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आप लिख दें यहाँ पे कि ये इंडेक्स है और ये हमारे पास डेटा है। अगर मेंशन करके लिखेंगे कि कौन सा इंडेक्स है, कौन सा डेटा है, तो फिर आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे लिखो, पीछे लिखो, किसी भी तरह से। तो पैरामीटर पासिंग का होता है कि आपको कैसे पैरामीटर पास करने। तो अगर आप लिख रहे हो कि इंडेक्स इक्वल टू आई, डेटा इक्वल टू डी,
तो ये सही है आपके पास। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि डेटा इक्वल टू डी, पहले डेटा भी लिख सकते हो, बाद में इंडेक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, पैरामीटर पढ़ते हैं ना फंक्शन ओवरलोडिंग, तो वही है सारी की सारी इसमें। ऐसे अगर मैं लिखने लगूं कि पहले वाला हमारे पास डी है, दूसरे वाला इंडेक्स है और इक्वल टू आई, बताओ ये दो स्टेटमेंट लिखे मैंने, ठीक है, ये स्टेटमेंट चलेंगे या नहीं चलेंगे? इंडेक्स वाला तो लिख ही दिया था पहले, ऊपर खाली आई लिख देते हैं। बताओ बच्चों। चलेंगी सर। दोनों चलेंगे? नीचे वाला चल जाएगा, नीचे वाला चलेगा, ऊपर वाला नहीं चलेगा। नीचे वाला चलेगा, ऊपर वाला नहीं चलेगा? वो चलेगा क्योंकि डेटा तो होता ही है पहले, हाँ, फिर इंडेक्स। अच्छा दोनों चलेंगे सर। भाई बेटा, आपने वो पढ़ा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सी प्लस प्लस में भी सब जगह पढ़े, पैरामीटर पास करते हैं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं? कि अगर हम देंगे नहीं ना तो वो अपने आप ले लेगा, अपने आप ले लेता है वैल्यू। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर राइट से दिए जाते हैं, लेफ़्ट से दिए जाते हैं? राइट से। राइट से दिए जाते हैं। पहले राइट वाले का देते हैं तब लेफ़्ट वाले का आएगा। ऐसे नहीं कि आपने लेफ़्ट का दे दिया राइट का नहीं दिया। अब इस वाले में आपने लेफ़्ट वाले का दे दिया कि डेटा तो डी है, और इस वाले का हमारे पास इंडेक्स बना हुआ है। ये इसका तो दिया नहीं आपने, क्या है इसमें, चलो इसका नहीं दिया, जो पास होगा वो आ जाएगा हमारे पास, डी की वैल्यू, इंडेक्स आपने मेंशन करी दी है। तो भाई डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हमारे पास राइट साइड से चलते हैं। अब देखो, अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो कि ऐसे लिख दिया आपने, इंडेक्स आई इक्वल टू आई लिख दिया और खाली यहाँ पे डी लिख दिया, इस तरह से कर दिया, तो यहाँ पे जब हम रन कराएंगे तो चलेगा नहीं, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का काम ही नहीं होगा सही तरह से, पोजीशन हमारे पास सही तरह से नहीं रखी गई। आप ऐसे करने लगे यहाँ पे हमारे पास कि आपने लिख दिया डेटा इक्वल टू डी कोमा आई लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से हमने अब रन कराया तो अब भी नहीं चलेगा, क्योंकि पहले राइट वाले की वैल्यू देनी ज़रूरी है, लेफ़्ट की दो या ना दो, ठीक है। अगर लेफ़्ट की दे रहे तो उसके राइट में भी होनी चाहिए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। यहाँ पे डी कर दिया, यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू आई कर दिया, अब सही है। अब इंडेक्स इक्वल टू लिखो या ना लिखो, खाली भी चल जाएगा, ठीक है। तो जब हम रन कराएंगे यहाँ पे चल जाएगा इसका। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वाला हमारे पास वो लगेगा। ये कह रहा है कि इंडेक्स हमारे पास कैपिटल में लिखा गया, स्मॉल, तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो ये जो है हमें इस तरह से ये वाला जो है हमारे पास नहीं चलेगा यहाँ पे। तो आप डी कोमा आई करके लिख सकते हो, ठीक है। डी कोमा आई मतलब यही है, डेटा और इंडेक्स है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से ये डेटा का मतलब यहाँ पे डी है और इंडेक्स का मतलब आई है, ठीक है। ये डेटा पूरा नहीं लिखना, डेटा मतलब ये वाला डेटा और इंडेक्स था, अकेला लिखने के लिए ये भी डी है इसका मतलब। ये नोट कर लो कि आप डेटा फ्रेम में किस तरह से डेटा को लिख सकते हो। तो डेटा इंडेक्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 रहेगी, और आपको चेंज करनी तो हम चेंज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास नॉर्मली कि हम डेटा को किस तरह से रीड करेंगे। जो हमारे पास डेटा सेट होता है उस डेटा सेट को हमें रीड कैसे करना, सबसे पहला काम तो यही था। तो हमने पढ़ा था जो मशीन लर्निंग की लाइफ साइकिल, उसमें यही पढ़ा था कि डेटा गैदर करना, हमें सबसे पहले डेटा गैदरिंग करनी, तो वो हमारे पास हमने समझ ली कैसे होगी। या तो आप एक्सेल में बना के कर लो, या आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, या पाइथन में क्रिएट कर लो, ठीक है। तो 3 तरीके हैं आपके पास, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। पाइथन में क्रिएट कर रहे तो डेटा फ्रेम की हेल्प से करेंगे, और अगर आपने एक्सेल में या ऑनलाइन बना रखा तो CSV फाइल होगी, उसको रीड करने के लिए रीड CSV मेथड हम यूज़ करेंगे।
अब इस डेटा सेट पे हम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, इसको कैसे समझेंगे। मतलब हमें मशीन लर्निंग में जो एल्गोरिथम्स यूज़ करनी है तो पहले तो हमें इसके बारे में समझना है, ये डेटा सेट कैसे काम करेगा। तो हम बेसिक चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे समझेंगे कि ये किस तरह से काम, जैसे अगर हमें पता करना कि इसमें इंडेक्स क्या है, कॉलम क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, कितना साइज है, कितने एलिमेंट हैं, कितने डायमेंशन का है, ये इसमें कोई नल वैल्यू तो नहीं है, ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर हमें समझनी तो वो हम किस तरीके से करेंगे उसको समझते हैं पहले। तो अभी हमारे पास ये डेटा और इंडेक्स हमने यहाँ पे लिखी है। अब देखो जैसे बेटा यहाँ पे हम समझना चाहते हैं कि हमें इंडेक्स इसकी प्रिंट करनी है कि इंडेक्स क्या है, हमें इंडेक्स बताओ किसी डेटा फ्रेम की। तो मैंने यहाँ पे एक लिख दिया है कि इंडेक्स ऑफ डेटा फ्रेम या डेटा सेट, जो भी हमें लिखना है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से हम यहाँ पे करेंगे वो समझ लेते हैं। इसके लिए हमारे पास इंडेक्स नाम का जो है एक एट्रीब्यूट होता है। इनको ये वाले जो डॉट के साथ शुरू होते हैं और ब्रैकेट लगा होता है उनको हम बोलते हैं बेसिकली मेथड, ठीक है। 3 तरह की चीज़ें होंगी यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे। एक होगा हमारे पास मेथड, एक होगा फंक्शन और एक होगा एट्रीब्यूट, ठीक है। मेथड का मतलब होता है जो डॉट से शुरू होता है, यहाँ पे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, फिर डॉट लगेगा, ठीक है, फिर मेथड का नाम होता है और उसमें ब्रैकेट लगा होता है। फंक्शन जो होता है वो डायरेक्टली फंक्शन का नाम होता है और ब्रैकेट होता है, उसमें डॉट वगैरह नहीं होती, डायरेक्टली कॉल। एट्रीब्यूट जो होता है ऑब्जेक्ट होगा और डॉट एट्रीब्यूट का नाम होगा, उसमें ब्रैकेट नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये है। तो हमारे पास हम यहाँ पे जो ये चीज़ें थी ये हम एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टीज़ है। जो हमारे पास डेटा फ्रेम होता है या 2 डायमेंशनल डेटा सेट है हमारे पास, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट हैं वो समझेंगे। तो पहला एट्रीब्यूट है हमारे पास इंडेक्स नाम का। इंडेक्स एट्रीब्यूट जो है हमें ये बता देता है कि क्या क्या इंडेक्स है। इंडेक्स हमें अगर पता करनी है तो हम इंडेक्स नाम के एट्रीब्यूट से कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और प्रिंट के अंदर हम लिख देंगे डेटा फ्रेम का नाम है df और डॉट इंडेक्स लिख देंगे यहाँ पे। तो जब हम इसको अब रन कराएंगे F5 से, हमने यहाँ पे रन करा दिया इसको, तो हमारे पास इसने बता दी कि इंडेक्स है ABCD, ठीक है। और ये इनका सबका टाइप है ऑब्जेक्ट, यानी ये हमारे पास क्या है, लिस्ट है। लिस्ट एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, इसको नोट करो। इंडेक्स का नाम भी दे सकते हैं। देखो एक चीज़ और है यहाँ पे, जैसे ये वाला कॉलम है 101 102, इसके ऊपर आईडी लिखा हुआ, नाम के ऊपर नेम, सैलरी के ऊपर सैलरी। अगर इंडेक्स के ऊपर भी आपको कुछ लिखना है, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर इंडेक्स के ऊपर हमें कुछ लिखना, तो जैसे मान लिया हमने इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे लिख दिया, एक इस तरह से हम लिखेंगे df डॉट इंडेक्स और इंडेक्स का नाम देना तो डॉट नेम, ठीक है। और नेम हमने लिख दिया जैसे कोड लिख दिया, ठीक है। तो कोड नेम इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू कोड। तो जो हमारे पास इंडेक्स है, इंडेक्स के ऊपर कोड लिखा आएगा, लेकिन वो इनकी सीध में नहीं आएगा आईडी नेम सैलरी की, क्योंकि अगर इनकी सीध में आ गया तो वो एक तरह से कॉलम का नाम ही बन जाएगा। तो एक बीच में जगह आ जाएगी, यहाँ पे इसके ऊपर आएगा। देखो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास इस तरह से शो होगा, है उसको प्रिंट करा ले, इसके ऊपर कर देते हैं तो जिससे वहीं पे प्रिंट हो जाए। प्रिंट से पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे हुआ
df के बाद में, प्रिंट करने से पहले हमने लिख दिया इसको, तो साथ में वो आ जाएगा प्रिंट होकर। तो देखो ये कोड यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। ठीक है, इस वाले के सीध में नहीं आएगा, अगर इसके सीध में हो गया तो वो ऐसा लगेगा जैसे ये तो कॉलम के नाम, ये कॉलम के नाम है, ये इंडेक्स का नाम है, ये सब इंडेक्स है, ये कॉलम की वैल्यू है आगे। ठीक है, तो इंडेक्स नाम के एट्रीब्यूट से आप इंडेक्स का नाम भी दे सकते हैं इंडेक्स डॉट नेम के थ्रू, और डॉट इंडेक्स से ही, खाली इंडेक्स से हम इंडेक्स को प्रिंट करा सकते हैं। नोट कर लो इस चीज़ को। सर अब अगर हम df डॉट इंडेक्स प्रिंट करेंगे तो उसमें भी लिखा आएगा कोड? नहीं बेटा, इंडेक्स तो इंडेक्स की वैल्यू देगा हमारे पास, ठीक है सर। बस उसमें नाम आ जाएगा लिखा हुआ लास्ट में, जैसे डेटा टाइप जो है उसका ऑब्जेक्ट होगा, कॉमा लग के नेम भी आ जाएगा उसका लिखा हुआ। देखो ऐसे आ रहा होगा बाद में, यहाँ पे तो ABCD ही होंगे। ठीक है, लेकिन लास्ट में जो है जैसे डेटा टाइप में ऑब्जेक्ट है और नेम में कोड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो हमारे पास खाली ABCD रहेंगे। ठीक है, ऊपर वाले में आप देखेंगे यहाँ पे केवल डेटा टाइप तक था, यहाँ पे नेम नहीं था। अब यहाँ पे एक नेम जो है वो भी आ गया है। अगर हमें कॉलम के नाम प्रिंट कराने की, कौन कौन से कॉलम है हमारे पास डेटा सेट में, भाई मान लिया हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, हमने उस डेटा सेट को प्रिंट नहीं कराया यहाँ पे, क्योंकि डेटा सेट प्रिंट कराएंगे यहाँ पे मान लिया उसमें हज़ारों रो हैं, तो लोड होने में बहुत टाइम लगेगा, हज़ारों लाखों रो हो सकती हैं उसमें, तो कॉलम भी, तो हम केवल कॉलम का नाम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। बताओ भाई कॉलम क्या नाम है, तो आप यहाँ पे अगर कॉलम का नाम प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम्स। तो उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है एक जिसका नाम है कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स नाम का एट्रीब्यूट होता है, तो ये हमारे पास कॉलम के नाम प्रिंट कर देता है। तो देखो कॉलम के नाम क्या है हमारे पास, आईडी, नेम और सैलरी। ठीक है, तो ये कॉलम की इंडेक्स है, इंडेक्स तो हमारे पास रो की भी होती है, कॉलम की भी। रो की नहीं देते 0 1 2 3, कॉलम की भी नहीं दोगे तो वो 0 1 2 आएगी वो भी, तो हमने दे रखी, तो उसकी इंडेक्स है हमारे पास कॉलम की आईडी, नेम और सैलरी। ठीक है, इस तरह से हम कॉलम के नाम प्रिंट करा सकते हैं। अगर हमें पता करना है कि भाई हमारे पास दोनों चीज़ें ही प्रिंट करानी है हमें, जैसे हमारे पास कॉलम भी प्रिंट हो, रो भी प्रिंट हो, दोनों ही चीज़ प्रिंट करानी। ठीक है, ये तो एक एक चीज़ प्रिंट होगी, रो और कॉलम दोनों ही करानी, मतलब दोनों एक्सिस प्रिंट कराने हैं हमें। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्सिस नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो हम AXES एक्सिस ऑफ डेटा फ्रेम, तो एट्रीब्यूट का नाम AXES एक्सेस हो जाएगा। तो देखो एक्सिस में पहले ये रो के आगे रो के बारे में, फिर ये कॉलम के नाम आगे उसके बारे में। ठीक है, अगर हमें डेटा टाइप प्रिंट कराने की भी, डेटा टाइप ही बता दो हमें क्या है। ठीक है, सर क्या था ये एक्सेस? एक्सिस में बेटा रो और कॉलम दोनों के नाम। ठीक है, ये जो रो की इंडेक्स है उनके नाम भी, कॉलम की इंडेक्स है उनके नाम भी। ओके ठीक है, ये प्रिंट हो जाएंगे। अगर हमको प्रिंट कराना है डेटा टाइप, तो डेटा टाइप को प्रिंट कराने के लिए कि भाई पहले कॉलम में किस तरह का डेटा, दूसरे कॉलम में किस तरह का डेटा, तीसरे कॉलम में किस तरह का डेटा, तो कॉलम वाइज हम डेटा टाइप प्रिंट कराना चाहते हैं, हर कॉलम का क्या क्या डेटा है। तो उसके लिए डी टाइप नाम का एट्रीब्यूट होता है इसमें। ठीक है, डी टाइप बता रहा ना, ये सब अभी सारे के सारे ऑब्जेक्ट बता रहा डी टाइप करके। अब हमें स्पेसिफिकली हर कॉलम का डेटा टाइप पता करना, जैसे इस कॉलम में क्या है, इंटीजर है,
इस कॉलम में क्या है, हमारे पास टेक्स्ट है, इस कॉलम में हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेटा टाइप प्रिंट कराना चाहते हैं, डेटा टाइप ऑफ डेटा फ्रेम कॉलम्स। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे डी टाइप्स लिख देंगे। इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए 3 कोलन लगा देते हैं, ऐसे 3 अपोस्ट्रोफी, मतलब अपोस्ट्रोफी या इन्वर्टेड कोमा, जहाँ से जहाँ तक करना। तो इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट लग जाता है। तो देखो आईडी में इंटीजर टाइप है, आईडी इंटीजर है, नेम ऑब्जेक्ट टाइप है, सैलरी हमारे पास वो इंटीजर टाइप है, और टोटल हमारे पास जो है डेटा फ्रेम वो भी ऑब्जेक्ट टाइप है। अब अगर मान लिया मैंने किसी की सैलरी यहाँ पे 35,000.50 कर दी, या 00 कुछ भी, तो अब आप इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे वो फ्लोट में बन जाएगा, फ्लोट 64 के नाम से इस तरह से आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है इस तरह। अगर हमें ये पता करना है कि टोटल कितने एलिमेंट हैं, हमारे पास जो डेटा सेट है, इस डेटा सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो मतलब इसका साइज पता करना। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2D मैट्रिक्स ही है एक तरह से। तो कैसे निकालते हैं, रो इनटू कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइज ऑफ, साइज यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डेटा फ्रेम। तो इसके लिए हमारे पास साइज नाम का एट्रीब्यूट होता है। यहाँ से हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे टोटल 12 हैं, 3 कॉलम है, 4 रो हैं, तो टोटल एलिमेंट 12 एलिमेंट है हमारे पास इसमें। ठीक है, तो एक हमारे पास होता है शेप नाम का एट्रीब्यूट। सर एक बार ये बताना फिर से साइज वाला। साइज टोटल एलिमेंट बताता है बेटा। देखो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ही तो बनी हुई है जिसमें 3 कॉलम है और 4 रो हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट पहली रो में, 3 दूसरी में, 3 तीसरी में, इस तरह से टोटल हमारे पास 12 एलिमेंट है 4 रो में। तो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम की मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, वो हमारे पास साइज हो जाता है। एक एट्रीब्यूट होता है शेप नाम का एट्रीब्यूट। कोई बच्चा बताएगा साइज और शेप में क्या डिफरेंस होता है? वर्षा तुम ही बता दो। नहीं सर, नो आइडिया, नहीं पता। अच्छा देखो बेटा, जो शेप होता है वो अलग अलग बताता है कितनी रो है कितने कॉलम है। ठीक है, यहाँ पर तो साइज ने तो टोटल एलिमेंट बताए, शेप रो और कॉलम बताता है हमें कितने रो और कॉलम होते हैं। तो इसमें 4 रो हैं और 3 कॉलम है, इस तरह से ये शेप है। ठीक है, यानी मैट्रिक्स की जैसे हम शेप निकालते हैं, साइज बनाते हैं, तो वो हमारे पास 4 रो और हमारे पास 3 कॉलम है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये डेटा सेट में और भी हमें डायमेंशन पता करनी। डायमेंशन भी जैसे 2D है, 3D 4D कितने भी डायमेंशन में हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो नॉर्मली हमने 2D में बना रखा। तो अगर हमें डायमेंशन पता करना है, नंबर ऑफ डायमेंशन, नंबर ऑफ डायमेंशन, तो उसके लिए एंडिम नाम का एट्रीब्यूट होता है। ये कुछ एट्रीब्यूट है, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए इनके। तो कितने डायमेंशन का? 2 डायमेंशन का, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, 2 डायमेंशन है। ठीक है, अगर मान लिया कोई वैल्यू एम्प्टी है, इसमें एम्प्टी वैल्यू अगर कोई आ जाए वो आपको चेक करनी है,
तो वो आप चेक कर सकते हैं कि कोई एम्प्टी वैल्यू तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो एम्प्टी वैल्यू किस क्या क्या लिखा है नंबर ओडी डायमेंशन ऑफ? नंबर ऑफ है, वो डी लिखा है नंबर ऑफ। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर हमारे पास अगर हमें पता करना है कि कोई वैल्यू नल वैल्यू तो नहीं है, ठीक है, तो जो हमारे पास पाइथन होता है इसमें नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए NaN यूज होते हैं। मतलब एम्प्टी वैल्यू है तो एम्प्टी वैल्यू जो है NaN से रिप्रेजेंट होती है यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू। ठीक है, एम्प्टी वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? NaN से, NaN नोट ए नंबर। ठीक है, और ये देखो लिखने, एक तो एम्प्टी नाम का हमारे पास फंक्शन भी होता है, उसके थ्रू भी हम एंटर कर सकते हैं, या ऐसे भी। अगर हमारे पास जैसे ये डेटा सेट बना हुआ है, इस डेटा सेट में हमें कोई एम्प्टी वैल्यू देखनी है तो हम कैसे देखेंगे? तो देखो बेटा, यहाँ पे एक नई फाइल ले लेते हैं जिससे क्लियरली वो हो जाए, इसमें ज़्यादा हो जाएगा इसको। सर वो साइज एट्रीब्यूट था, अगर डाटा फ्रेम 3D होगा तब भी बताएगा वो? हाँ बेटा, 3D होगा तो 3 आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है सर, साइज वाले में। हाँ, तो साइज में फिर तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। सर वो जो ये एम्प्टी वैल्यू है ये डाटा फ्रेम में रिप्रेजेंट करते हैं NaN से? हाँ देखो बेसिकली अगर हमारे पास इस तरह का डेटा है, यहाँ पे, यहाँ मैंने इसकी एज नहीं लिखी, ठीक है, ये ABC1 नाम का है, तो इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पे तो हमारे पास अगर हम इस डेटा को रीड करेंगे, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, पहले इस पे समझते हैं कैसे एम्प्टी वैल्यू पे काम करेंगे हम। तो एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, फिर हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। किस तरह से हम करते हैं कि df इक्वल टू pd डॉट रीड CSV, ठीक है, और abc1 डॉट CSV ये हमारे पास फाइल है। इसको हमने रन करा दिया, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम 12 1 कर देते हैं। तो देखो इस ABC1 नाम से नहीं है, किस नाम से है? ABC-1 नाम से है, हाइफन लगा हुआ है। तो देखो जहाँ पर हमारे पास एम्प्टी वैल्यू थी वहाँ पे क्या लिखा गया? NaN लिखा गया। ठीक है, हमने इसकी एज नहीं दी थी तो वहाँ पे NaN। अगर हमारे पास किसी भी कॉलम में एक भी NaN होगी वैल्यू, तो इंटीजर वाली वैल्यू भी फ्लोट में आ जाएंगी आपके पास, क्योंकि इस वैल्यू का हमें पता नहीं ये इंटीजर है फ्लोट है कैसे, तो इंटीजर भी वो फ्लोट में कर देगा, उसका साइज ज़्यादा होता है तो उसमें कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, अगर NaN होगा किसी वैल्यू को तो सब फ्लोट में ही आएंगे फिर हमारे पास। लेकिन हमारे पास देखो अगर हमने रीड करा इस तरीके से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने एम्प्टी वैल्यू को दिखा दिया कि भाई ये एम्प्टी वैल्यू है और वो ख़त्म होगी वहाँ पर। ये सिंगल लाइन कमेंट हम यहाँ पे हैश से देते हैं। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, अगर हमारे पास हमने खुद का डेटा सेट क्रिएट किया है और मैंने इसकी सैलरी नहीं दी, यहाँ पे ये 30,000, ठीक है, ये हटा दी, केवल 3 बंदों की सैलरी दी, खाली इसमें कोमा लगा दिया ऐसे, तो आप जब इसको रन कराएंगे तो अब यहाँ पे एरर आ जाएगी, ये कहेगा नहीं वैल्यू दो कुछ ना कुछ, ये तो एम्प्टी वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने कोलन नहीं लगाया, ऐसे ही 3 वैल्यू दे दी कि चलो लास्ट वाली एम्प्टी हो जाएगी,
तो जब भी आप रन कराएंगे, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एरर आ जाएगी। वो कह रहा कि हमारे पास 4 वैल्यू चाहिए लेकिन है 3। ठीक है, ये कह रहा ना 3 पास किए जबकि चाहिए 4। तो इस तरह से नहीं हो पाएगा यहाँ पे। अब ये प्रॉब्लम हम एम्प्टी वैल्यू की कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है numpy का, कि आप numpy के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम एम्प्टी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम numpy सबसे इजी है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे numpy, एज np नाम रख लिया numpy का शॉर्ट में, और इस वैल्यू को numpy के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है nan का, तो ये हम यहाँ पे लगा देंगे np.nan। ठीक है, तो numpy में पहले से डिफाइन है nan, ये हमारे पास पांडाज में डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे nan ये आ गया इस तरह से, और एक भी nan होती सारी ये फ्लोट बन गई। ठीक है, तो अगर हमारे पास डेटा सेट बना हुआ है पहले से ही एक्सेल में, नोटपैड पे बनाया हुआ है आपने, या कहीं पे भी आपका पहले से ही आया हुआ है डेटा सेट एसक्यूएल वगैरह से, तो वहाँ पे तो हम कर देंगे इस तरह से। ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पर किस तरह से होगा, अगर हमें यूज़ करना है इसमें, तो यहाँ पे हमें numpy का यूज़ कर लेंगे, उसके थ्रू करेंगे। अब इसको हमें चेक करना सर एक है। बार ये रिपीट करना, पहले कैसे आया था वो NaN, अब ये जब हमने numpy यूज नहीं किया था, अब कैसे, क्या डिफरेंस है सर, बेटा ये रिपीट कर दो एक बार। पहले हमने एक्सेल में बनाया हुआ था डेटा, और यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं दी हुई थी। एक्सेल में डेटा बनाया, यहाँ पे वैल्यू नहीं दी, तो ये एम्प्टी वैल्यू होगी ना या खाली। तो इसको वो जब रीड करेंगे CSV, तो CSV फाइल उसी तरह से वो रीड कर लेगा जैसे दी हुई है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। ये रीड CSV वाला मेथड अपने आप हैंडल कर लेता है। लेकिन जो डेटा फ्रेम क्रिएट करने वाला मेथड है, डेटा फ्रेम, उसमें जब तक आप बताओगे नहीं वो एम्प्टी वैल्यू को, तब तक वो लेगा नहीं। उसको उतनी ही वैल्यू चाहिए जितनी है हमारे पास, हर कॉलम में हर रो में बराबर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डिक्शनरी तभी हमारे पास डेटा फ्रेम में पास होगी। अब यहाँ पे हमें खाली छोड़नी, तो खाली छोड़ने के लिए हमें numpy का यूज़ करना पड़ा, क्योंकि numpy में एक nan नाम का एट्रीब्यूट होता है, उसको हमने यूज़ कर लिया जो एम्प्टी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हमारे पास डेटा सेट एक्सेल में बना हुआ है या कहीं और से हम CSV फाइल लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पे तो आप डायरेक्टली डिलीट मार दो, वैल्यू नहीं है तो वो उसको अपने आप जो है रीड कर लेता है। अब हमें चेक करना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू, बहुत बड़ा डेटाबेस है, जैसे डेटा सेट है, बहुत सारी कॉलम है, हमें देखनी कौन कौन सी वैल्यू जो है NaN एम्प्टी है, कौन सी नहीं है, ये चेक करना है। तो उसके लिए जो है किस तरह से करेंगे हम, वो समझते हैं। तो देखो कुछ एट्रीब्यूट हैं यहाँ पे, एक एम्प्टी नाम का एट्रीब्यूट है, तो उसको समझ पहले एम्प्टी वाला क्या काम करेगा। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं df.empty, ठीक है, तो ये जो वैल्यू एम्प्टी होगी उस पर ट्रू कर देगा, जो नहीं है उस पर फॉल्स कर देगा। मतलब वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, अब ये वैल्यू की जगह ट्रू फॉल्स करेगा। कॉलम और रो की इंडेक्स तो प्रिंट होंगी, यानी कॉलम के नाम और रो की इंडेक्स तो प्रिंट होंगी, लेकिन वैल्यू प्रिंट नहीं होंगी। वैल्यू की जगह ट्रू या फॉल्स प्रिंट होगा। जहाँ पे NaN वाली वैल्यू है, एम्प्टी वैल्यू है, वहाँ पे ट्रू, बाकी जगह फॉल्स। तो देखो हमारे पास ये इस तरह से आएगा आउटपुट। क्या आया इसमें, फॉल्स आया है। तो अच्छा, ये वाला तो Na वाला तो हमने देखा नहीं, ये वाला फंक्शन होगा, ये तो एम्प्टी है, ये तो केवल ये देख रहा है कि हमारे पास पूरा का पूरा एम्प्टी है क्या। वो फंक्शन है हमारे पास इज एन का, इज वाला ट्रू या फॉल्स में देता है, इज NA, ये हमारे पास फंक्शन ही है इज NA। ठीक है, इससे आएगा। यहाँ पे हमने रन कराया तो देखो हमारे पास ये वाली वैल्यू ट्रू आई है, बाकी वाली वैल्यू हमारे पास फॉल्स आई है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास ट्रू आई है। तो इस तरह से हमारे पास
पता चल जाता है इज एन से हमें। ये जो इज, ये एम्प्टी वाला फॉल्स इसलिए आया, ये तो हमारे पास अगर पूरा डेटा सेट फॉल्स है, एम्प्टी है, तब बताता है कि डेटा सेट में कुछ भी नहीं है, तो आता है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से चेक कर लेते हैं। अगर मान लिया हमारे पास, देखो ये एम्प्टी कैसे काम करेगा, एम्प्टी में तो कुछ ना कुछ तो होगा ही कि हमारे डेटा सेट में अगर एक भी वैल्यू है तो वो तो फॉल्स ही आ जाएगा। एम्प्टी डेटा सेट कैसे बनेगा, कब ये ट्रू देगा? एम्प्टी डेटा सेट ऐसे बनता है, अगर मान लिया आपने एक df1 बनाया pd.data_frame, ठीक है, और इसको खाली छोड़ दिया ऐसे, उसमें कुछ भी डेटा पास नहीं करा, तो ये क्या है, अब एम्प्टी है। अब इसको प्रिंट करा के देखोगे कि df1.empty, तो ये ट्रू आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे इसको हमने रन कराया तो यहाँ पे ट्रू आ गया। एम्प्टी डेटा सेट को ही अगर आपको प्रिंट कराना, जो हमारे पास ये डेटा फ्रेम बना है एम्प्टी वाला, तो आप df1 को प्रिंट करा रहे हो, इसमें तो कोई भी रो और कोई भी कॉलम नहीं है, तो इसमें कॉलम भी के सामने भी हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी, और रो इंडेक्स के लिए भी हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट बन के आ जाएगी। ठीक है, तो एम्प्टी डेटा सेट ऐसे प्रिंट होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहा है हमारे पास एम्प्टी डेटा फ्रेम, ये लिखा आएगा, और कॉलम में भी कुछ नहीं है, रो में भी कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से एम्प्टी का यूज होता है। तो हमने एट्रीब्यूट देखे क्या क्या है, एम्प्टी एट्रीब्यूट है, इज एन ए फंक्शन है, हमारा मेथड है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई जब हमारे पास डेटा है तो उसमें कुछ एम्प्टी वैल्यू है, तो हर रो में या हर कॉलम में बराबर वैल्यू तो होंगी नहीं, जब एम्प्टी है किसी में कम किसी में ज़्यादा है। मान लिया आपके पास 50 रो बनी हुई हैं, तो किसी में 4 एम्प्टी आ गए, किसी में 10 आ गए, किसी में 2 आ गए, तो अब आपको पता करना किस रो में कितनी वैल्यू है। ठीक है, कितनी टोटल वैल्यू लिखी हुई है। तो जैसे हमारे पास ये वाला कॉलम ही है, कॉलम में ही अगर देखो तो इसमें केवल 3 वैल्यू, बाकी कॉलम में 4 वैल्यू, इस कॉलम में 3 वैल्यू है। तो हमें अगर कॉलम में काउंट करना कितनी वैल्यू, या रो में काउंट करना कितनी वैल्यू, तो वो भी हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, रो और कॉलम में हमें अगर वैल्यू काउंट करनी है तो उसके लिए हम काउंट नाम के फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो देखो आपको काउंट फंक्शन का बता देते हैं। तो काउंट द वैल्यू अगर हमें करनी है, काउंट द वैल्यूज इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रो और कॉलम में हमें वैल्यू काउंट करनी, ठीक है, ऑफ डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम के। तो इसके लिए df.count ये हमारे पास होता है, एक df.count या df.count, स्मॉल सी है ये, और इसमें 0 दे दो आप, या df.count एक्सेस इक्वल टू रोज। ये 3 तरीके हैं, और इन तीनों तरीकों से नंबर ऑफ वैल्यूज इन रो, यानी रो वाइज काउंट करता है। ये क्या करेगा, काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज रो वाइज, यानी पहली रो में कितने, ए में कितने, बी में कितनी, सी में कितनी, डी में कितनी, ऐसे काउंट करके देगा। ठीक है, रो वाइज किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। तो देखो रो वाइज समझ लेते हैं, पहले इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रिंट df.count, एक ये यूज कर लिया, प्रिंट df.count 0, प्रिंट df.count एक्सेस इक्वल टू रोज।
ठीक है। ये हमने तीनों लिखा, तो तीनों में रो वाइज हमें बताते गए क्या है, सेम ही आउटपुट आएगा तीनों से। देखो ए में 3 वैल्यू, बी में 2 है, सी में भी 3, डी में भी 3। ठीक है। अच्छा, रो वाइज देखा ना हमने, तो अभी रो वाइज लिखा, तो आईडी रो कितनी रो है हमारे पास ये बताएगा ये। तो पहले कॉलम में आईडी में 4 रो, नेम में 4, सैलरी में 3। ठीक है, इस तरह से हमारे पास देखो रो वाइज का मतलब कितनी रो है हमारे पास एक कॉलम में, ये इस तरह से हमारे पास बताया इसने, रो काउंट करी है इसने। ठीक है, पहले कॉलम में कितनी रो है, दूसरे कॉलम में कितनी रो, तीसरे कॉलम में कितनी रो, तो 4 4 और 3 हमारे पास ये आ गया, तीनों से सेम ही वैल्यू आई। अगर हमें ये पता करनी किसी पर्टिकुलर रो में कितने कॉलम हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रो में कितने कॉलम हैं, तो उसको काउंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे काउंट में 1 डाल देंगे। ठीक है, 1 डाल दो या एक्सेस इक्वल टू कॉलम कर दो, तो वो कॉलम वाइज काउंट कर लेता है। तो अगर हम यहाँ पे df डॉट काउंट 1 कर देंगे या df डॉट काउंट एक्सेस इक्वल टू कॉलम्स ये लगा देंगे, तो ये करेगा काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज कॉलम वाइज। कॉलम वाइज का मतलब नंबर ऑफ कॉलम इन स्पेसिफिक रो। इसमें इसका मतलब था नंबर ऑफ रोज इन स्पेसिफिक कॉलम। ठीक है, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, यहाँ पे ये 2 लाइन चेंज कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वाला तो रो को ही करेगा, तो यहाँ पे हमने कॉलम्स लिख लिया है, इसकी जगह COLOUMNS कॉलम्स। तो कॉलम्स में हमारे पास पहले उसमें देखो पहली रो में 3 कॉलम, दूसरी में 2, तीसरी में 3, फिर 3, तो 3 2 3 2 3 2 3 3 इस तरह से है हमारे पास। ठीक है, तो 2 तरीके से हमने प्रिंट कराया, ये प्रिंट हो गई, नोट कर लो इसको। सर इसमें आपने डेटा फ्रेम बनाने के लिए डिक्शनरी का यूज किया, हम टपल और लिस्ट का भी कर सकते हैं यूज? बेटा 2 डायमेंशन करना तो डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। डिक्शनरी के अंदर लिस्ट बनाई हमने, लिस्ट में वैल्यू रख दी, टोटली तो हमारे पास डिक्शनरी है, तो बेटर होता है डेटा फ्रेम जब हम क्रिएट करते हैं तो डिक्शनरी से इजीली 2 डायमेंशन बन जाते हैं। अगर 1 डायमेंशन बनाने होते हैं सीरीज तो वहाँ पे आप किसी से भी बना लो। सर ये वीडियो अपलोड कर देना। ठीक है। नोट कर लिया है सबने? एक एट्रीब्यूट और पढ़ लेते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास अगर हमें चेंज करना रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है डेटा के, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोज करना। मान लिया हमें, तो ट्रांसपोज करने के लिए हम यूज़ करेंगे टी नाम के एट्रीब्यूट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट में पहले मैं लिख देता हूँ कि ट्रांसपोज ऑफ डेटा फ्रेम।
प्रिंट df डॉट टी लिख देंगे। तो टी नाम का ये एट्रीब्यूट है जो ट्रांसपोज करने के लिए यूज करा जाता है। तो आप देखेंगे, देखो ABCD इधर हो गए, कॉलम बन गए, ID नेम और सैलरी जो है ये हमारे पास रो बन गई, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरह से ट्रांसपोज हो गया, आ गया है डेटा फ्रेम। तो ट्रांसपोज करने के लिए टी का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि डेटा सेट हमारे पास क्या होता है, उस डेटा सेट पे हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। डेटा सेट पे हम किस तरह से एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, रिग्रेशन कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जो टेक्निक है रिग्रेशन वगैरह की इसमें, वो हम समझेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे कल उसके बारे में। और इससे मतलब हमें बीच बीच में से कुछ वैल्यूज़ निकालनी हो अगर, ठीक है, उनके बारे में पता करना हो, पैटर्न मैचिंग करनी हो, तो वो किस तरह से करेंगे आगे क्लासेस में वो सब समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक का इसका प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है, फिर बाकी कल पढ़ते हैं।